सुप्रीम कोर्ट में आज यानी मंगलवार को वक्फ संशोधन कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने पिछले हफ्ते याचिकाओं और केंद्र की 19 मई तक संक्षिप्त नोट दाखिल करने के निर्देश दिया था। इसके बाद से दोनों पक्षों ने अपनी लिखित दलीलें पेश कर दी। कोर्ट आज पूरे दिन इस मामले की सुनवाई करेगा और किसी अन्य मामलों पर आज सुनवाई नहीं होगी। दरअसल पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने 5 मई को मामले को स्थगित कर दिया था। उनका कहना था कि इस मामले पर फैसला सुरक्षित सही नहीं रहेगा क्योंकि वो 13 मई को रिटायर होने वाले थे और 15 मई को सीजेआई गवई की बेंच ने मामले को 20 मई तक के लिए सूचीबद्ध किया था। याचिकाकर्ताओं में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष और साथ ही अन्य लोग भी शामिल हैं। उन्होंने संक्षिप्त नोट दाखिल करके अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी। उनकी मुख्य चिंता वक्फ यूज है, यानी कि प्रावधान को हटाना, केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को नियुक्ति और जिला कलेक्ट्रेट को वक्फ संपत्ति की जांच का अधिकार देने से संबंधित है। केंद्र ने अपनी 1332 पेज के प्रारंभिक हलफनामे में कहा है कि 2013 के बाद से वक्फ संपत्ति में 116% की वृद्धि हुई है, जिसे रोकने के लिए ये संशोधन जरूरी है। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र पर गलत डेटा देने का आरोप भी लगाया है और ये सुनवाई वक्फ कानून को संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता पर काफी अहम फैसला माना जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने मंगलवार को सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के तालाब इलाके में दूसरे चरण के तहत करीब 2.5 हजार अवैध मकानों को ढाया जाएगा। पहले चरण के इलाके में लगभग 3000 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया था। अवैध मकानों पर कार्रवाई के दूसरे चरण के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई है। प्रशासन ने कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए 75 बुलडोजर और 150 डंपर तैनात किए हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए 8000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। बता दें कि इससे पहले भी अभियान को पहले चरण में लगभग 3000 अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया था, जिसमें ज्यादातर अवैध बांग्लादेशी नागरिक थे। दूसरे चरण में भी प्रशासन 2500 से ज्यादा अवैध निर्माणों को निशाना बना रही है। बता दें कि गुजरात पुलिस ने पिछले कुछ हफ्तों में हजारों अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है, जिसमें से बड़ी संख्या में अहमदाबाद में रह रहे बांग्लादेशी भी शामिल हैं। चंदोल लोक इलाके में चल रही इस कार्रवाई का मकसद अवैध कब्जों को हटाना और घुसपैठियों पर नकेल कसना है। इसके साथ ही इस इलाके में लंबे समय से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का गढ़ बना हुआ था, जहां पर मानव तस्करी, जाली दस्तावेजों का जाल फैला हुआ था और इस इलाके में अवैध कब्जा की शुरुआत 1970 से 80 के दशक में हुई, जब यहां पर बड़ी संख्या में प्रवासी बस्तियां बसाई गई और 2002 में एक NGO ने इस क्षेत्र में सियासी नगर नाम से बस्ती बसाई और इसके बाद से 2010 से 2024 के बीच चंदौली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिखों के सबसे पवित्र धर्म स्थल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर पाकिस्तान ने कई हमले किए थे, लेकिन भारतीय सेना ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। इसके लिए आकाश मिसाइल सिस्टम और एंटी मिसाइल गन का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमले करने की काफी कोशिश की थी। भारतीय सेना के वायु रक्षा के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया है कि स्वर्ण मंदिर के अधिकारियों ने सेना को मंदिर में बंदूकें लगाने की इजाजत दी है और ये सब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ, जब पाकिस्तान ने भारत के धार्मिक और नागरिक स्थानों पर हमला करने की कोशिश की। जनरल ने कहा कि स्वर्ण मंदिर के प्रधान ग्रंथी और प्रबंधनों ने सेना की पूरी मदद की। मंदिर की रोशनी को पहली बार बंद किया गया ताकि पाकिस्तान के ड्रोनों को आसानी से देखा जा सके। उन्होंने बताया कि प्रधान ग्रंथी ने हमें बंदूक लगाने की इजाजत दी है। रोशनी बंद करने से हमें ड्रोन को देखना और उससे निपटने में मदद मिली। इससे भारतीय सेना को पाकिस्तान के हमलों को रोकने में आसानी हुई। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा है कि सेना को पहले से शक था कि पाकिस्तान धार्मिक स्थानों और आम लोगों को निशाना बनाएगा। उन्होंने कहा कि हमें पता था कि पाकिस्तान हमारे मंदिरों और शहरों पर हमला कर सकता है और वह देश में डर और अशांति फैलाना चाहता था, इसलिए हमने पहले से तैयारी कर ली थी। सेना ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली जैसे आकाश मिसाइल सिस्टम और L-70 बंदूकों को इस्तेमाल करके हमलों को नाकाम कर दिया।
मशहूर यूट्यूबर और पूर्व बीजेपी नेता मनीष कश्यप को सोमवार को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों के साथ कहासुनी हुई और जिसके बाद से जूनियर डॉक्टरों ने उन्हें एक कमरे में बंधक बनाकर जमकर धुलाई कर दी। जानकारी के मुताबिक मनीष कश्यप सोमवार दोपहर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किसी मरीज की पैरवी करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान वहां पर काम करने वाली एक महिला जूनियर डॉक्टरों के साथ वो उलझ गए। इसके बाद से मामला तूल पकड़ने लगा। बताया जा रहा है कि इसी दौरान मनीष कश्यप इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रांगण में वीडियो बनाने लगे, जिसके बाद से जूनियर डॉक्टर भड़क गए और इसके बाद से महिला जूनियर डॉक्टर के साथ मनीष कश्यप की कहासुनी का मामला बिगड़ता ही चला गया और फिर अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने मनीष कश्यप को तकरीबन 3 घंटे तक एक कमरे में बंधक बनाकर रखा। आरोप है कि इस दौरान उनकी जमकर पिटाई भी की गई। खबरों के मुताबिक मनीष कश्यप को इस दौरान चोट भी आई है। बताया जा रहा है कि जूनियर डॉक्टर इस बात को लेकर काफी नाराज थे कि जिस तरीके से मनीष कश्यप ने महिला जूनियर डॉक्टर के साथ अभद्रता की है, इसी वजह से ये पूरा हंगामा हुआ है और इसके बाद से किसी तरीके से पूरे मामले को जानकारी स्थलीय पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद से पुलिस ने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची और फिर किसी तरह से इस मामले को सुलझाया। एक तरफ जहां जूनियर डॉक्टर आरोप लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप ने महिला जूनियर डॉक्टर के साथ अभद्रता की, तो वहीं दूसरी तरफ मनीष कश्यप के समर्थकों की तरफ से उन्हें बंधक बनाकर पीटने का भी आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं। दिल्ली सरकार ने विधायकों की क्षेत्रीय विकास निधि को 10 करोड़ रुपए से हटाकर 5 करोड़ कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व दिल्ली सरकार ने विधायक की स्थानीय क्षेत्र विकास यानी कि एलईडी निधि को 15 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है। अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा जारी एक हालिया आदेश के अनुसार 2 मई को कैबिनेट के फैसले के अनुरूप विधायक एलईडी निधि के प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रति साल 5 करोड़ रुपए रखा जाएगा। दिल्ली की पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार ने पिछले साल अक्टूबर विधानसभा चुनाव में कुछ महीने पहले विधायक एलईडी निधि को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए कर दिया था। दिल्ली सरकार ने विधायकों को आवंटित स्थानीय क्षेत्र विकास निधि जैसे कि MLALAD फंड भी कहा जाता है और उसे 15 करोड़ रुपए से हटाकर 5 करोड़ रुपए करने का निर्णय किया था और शहरी विकास विभाग द्वारा हाल ही में जारी एक आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट के निर्माण के अनुसरण में MLALAD योजना के तहत निधियों का आवंटन वित्तीय साल 2025 और 26 से प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए रखा गया है और इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने निर्देश दिया है कि एक अनटाइम फंड होगा और इसे पूंजीगत प्रकृति के स्वीकृत कार्य के साथ साथ बिना किसी सीमा के मरम्मत और रखरखाव के लिए खर्च किया जाएगा। पिछली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पिछले अक्टूबर में फंड में 50% तक की बढ़ोतरी की थी, जो कि 10 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ रुपए हो गया था। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता छगन भुजबल मंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्य भवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भुजबल को शपथ दिलाएंगे। 77 साल के भुजबल महाराष्ट्र की राजनीति में ओबीसी समुदाय के प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी ये रह चुके हैं। भुजबल ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाली महाराष्ट्र कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार है। इसमें बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और उप मुख्यमंत्री अजित पवार का नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान भुजबल को मंत्री पद नहीं मिला था। भुजबल ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी भी जताई थी। इसके साथ ही भुजबल ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि मुख्यमंत्री फडणवीस उन्हें मंत्री बनाने के पक्ष में थे, लेकिन एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार ने इस पर कोई भी फैसला नहीं किया और अब भुजबल महाराष्ट्र कैबिनेट में एनसीपी के दिग्गज नेता धनंजय मुंडे की जगह लेंगे। मुंडे ने मार्च में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सीएम फडणवीस भुजबल को विभाग आवंटित करने का फैसला करेंगे और इस घोषणा के साथ ही वो शपथ ग्रहण के समारोह के बाद ये फैसला लिया जाएगा। भुजबल वर्तमान में नासिक के विधायक हैं। भुजबल का कई दशक लंबा राजनीतिक करियर रहा है। भुजबल राज्य में ओबीसी समुदाय के एक बड़े नेता हैं। भुजबल इससे पहले अलग अलग सरकारों में उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के पद पर काम कर चुके हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में 15 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था। फडणवीस सरकार में 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली थी।
माननीय छगन भुजबल जी, इन्होंने उनका संपूर्ण जीवन नगर सेवक से लेके उप मुख्यमंत्री तक उन्होंने काम किया है। ओबीसी समाज का एक बहुत बड़ा आंदोलन भी वो इस महाराष्ट्र में खड़ा उन्होंने किया था। ओबीसी लीडर के नाम से भी जाने जाते हैं। और साथ साथ में माननीय देवेंद्र जी, अजीत दादा, एकनाथ शिंदे जी, हमारी टीम में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छगन भुजबल जी का समावेश, ये महाराष्ट्र के लिए मजबूती देने वाला एक अत्यंत महत्व का विषय है। मैं अजित पवार जी को अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने छगन भुजबल जी को उनके पार्टी से उन्होंने मंत्रिमंडल में समावेश किया, क्योंकि अजित दादा का निर्णय है किसको लेना चाहिए था, किसको नहीं लेना चाहिए था। लेकिन छगन भुजबल जी को लेने से अजित पवार जी ने जिस प्रकार से एक अच्छा काम किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार, हमारी सरकार जो बनी है, ये सरकार ने जो विकसित महाराष्ट्र का संकल्प किया। समाजवादी पार्टी और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक में डीएनए पर छिड़ी जुबानी वार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि ब्रजेश पाठक ने दावा किया था कि सपा का जन्म मुस्लिम तुष्टीकरण के डीएनए के साथ हुआ है और अखिलेश यादव की पूरी राजनीति का मूल यही है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार में अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करने में विफल रहे। पठान ब्रजेश पाठक चटुकारिता और निरंथक बातें करते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखते हुए कहा है कि कन्नौज के छिबरामऊ में एक निजी अस्पताल में हुई एक मरीज की मौत का जिक्र करते हुए डिप्टी सीएम से कई सवाल किए गए थे। इसके बाद से अब लखनऊ में अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के समर्थकों द्वारा लगाया गया है और इसमें अखिलेश यादव को माफी मांगने के लिए भी कहा गया है। और इसी बीच मंगलवार सुबह ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर से अखिलेश यादव को जवाब देते हुए एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है और अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि आपने मेरे सवाल के जवाब में आप अपनी टीम से लंबी चौड़ी थीसिस लिखवा दिया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है, पर मेरी आपको सलाह है कि बच्चों से लिखवाई किसी भी तरह की थीसिस को पोस्ट करने से पहले एक बार जरूर पढ़ लिया करें। उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा और अपने अदनान पढ़ लिया होगा। इस चक्कर में आपसे गलती हो गई है। पर्चा राजनीतिक विज्ञान का था और आपने जवाब हमें होम साइंस वाली कुंजी से दिया है। ब्रजेश पाठक ने लिखा है, मैं तो आपसे अपनी पार्टी के डीएनए के बारे में पूछ रहा हूं। अगर जरूरी हो तो क्षमा मांग लीजिए और बात खत्म करिए। जवाब नहीं होगा तो गलती मान लेना भी स्वास्थ्य परंपरा की निशानी है। बार बार गोल गोल पोस्ट करके समाजवादी पार्टी के डीएनए वाले सवाल पर से बचने के लिए झपट्टा मार से तो आप भी एक्सपोज हुए हैं। आखिरकार समाजवादी पार्टी के डीएनए वाले सवाल से इतने डरे सहमे क्यों हैं आप? क्या इसीलिए कि इस मुद्दे पर बात होती है और आपकी समाजवादी पार्टी के डीएनए वाले दरवाजा किसी भी सेंसर से खुद ब खुद ही खुल जाते हैं?